जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना फंड की कमी के कारण वित्तीय संकट से जूझ रही है, जिससे राज्य भर में 1.15 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य ठप हो गया है। योजना को दोबारा गति देने और लाभार्थियों को दूसरी व तीसरी किस्त का भुगतान करने के लिए राज्य सरकार को कुल 994 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बकाया राशि के मामले में पलामू जिला सबसे ऊपर है, जहां 86.57 करोड़ रुपए लंबित हैं, जबकि इसके बाद जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह और चतरा जिलों का नंबर आता है। भुगतान न होने से वित्तीय वर्ष 2023 से 24 और 2024 से 25 के लाभार्थियों का काम प्लिंथ या सेकंड लेवल पर ही अधूरा पड़ा है, जिसे आगे बढ़ाने के लिए संबंधित जिलों ने सरकार को अनुरोध पत्र भेजा है। झारखंड में ग्रामीण कार्य विभाग के सख्त निर्देशों के बावजूद किसी भी प्रमंडल से जर्जर पुलों की मरम्मत का प्रस्ताव मुख्यालय को नहीं भेजा गया है, जिससे इस मानसून में दर्जनों ग्रामीण पुलों के ढहने का खतरा बढ़ गया है। विभाग ने बरसात से पहले कमजोर पुलों को चिन्हित कर उन्हें दुरुस्त करने की गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन निचले स्तर के इंजीनियरों और अधिकारियों की लापरवाही के कारण समय रहते कोई ग्राउंड रिपोर्ट या फंड का प्रस्ताव नहीं दिया गया। राज्य में हर साल भारी बारिश और अवैध बालू उठाव के कारण पुलों की नींव खोखली हो जाती है और वे ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं, जिससे अब इस बार होने वाले किसी भी हादसे की सीधी जिम्मेदारी प्रमंडल के अधिकारियों की होगी। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजेएम में लगी 16 में से 12 लिफ्ट खराब हैं, जिसके कारण बंद पड़ी लिफ्ट अब आवारा कुत्तों का आशियाना बन चुकी हैं। लिफ्ट बंद होने से अस्पताल के कर्मचारियों को दवाओं की भारी पेटियां कंधों पर लादकर सीढ़ियों से ले जानी पड़ रही हैं। वहीं ओपीडी में आने वाले बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर बलराम झा के अनुसार सभी लिफ्ट के 3 साल के मेंटेनेंस एग्रीमेंट की फाइल विभाग को भेजी गई है और एग्रीमेंट होते ही सभी खराब लिफ्ट दुरुस्त कर दी जाएंगी। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में पिछले एकेडमिक सेशन के एडमिशन में हुई कथित गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी की जांच सीआईडी ने तेज कर दी है। सीआईडी की स्पेशल टीम ने रिम्स के रिकॉर्ड रूम को अपने नियंत्रण में लेकर एडमिशन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज, फाइलें और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं। जांच टीम एडमिशन प्रक्रिया में शामिल कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ कर रही है, जिससे संस्थान के शीर्ष प्रबंधन और सीनियर अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में आ सकती है। इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि योग्य छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 262 नए कर्मियों, विशेषज्ञ डॉक्टरों और प्रबंधकों को नियुक्ति पत्र सौंपे और उन्हें जनता के प्रति पूरी ईमानदारी व संवेदनशीलता से काम करने का संदेश दिया। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने और डॉक्टरों को बेहतर प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत आने वाले 3 वर्षों में नए मेडिकल कॉलेज तैयार किए जाएंगे और एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। इन नई नियुक्तियों के बाद भी राज्य में लगभग 981 पद खाली रह गए हैं, जिन्हें भरने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया चला रही है और इसके लिए प्रस्ताव भी भेजे जा चुके हैं। झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा रांची की स्पेशल टीम ने सिमडेगा जिले के केरसई प्रखंड में शिक्षा विभाग के ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर बीपीओ अनिल खलखो को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एक प्रार्थी की शिकायत का सत्यापन करने के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर यह कार्रवाई की और गिरफ्तारी के तुरंत बाद आरोपी अधिकारी को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए अपने साथ रांची ले गई। इस कार्रवाई से सिमडेगा के सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया है, जबकि एसबीई के वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ किया है कि राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। गिरिडीह के साइबर डीएसपी अमित रविदास के अनुसार जामताड़ा पुलिस ने करमाटार थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को 6 मोबाइल और 4 सिम कार्ड के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी समीम और कैफ ईज माई डील ऐप के जरिए फोनपे पर 1999 रुपए के फर्जी कैशबैक का मैसेज भेजकर लोगों के खातों से पैसे उड़ाते थे और उनसे गिफ्ट कार्ड खरीदकर बेच देते थे।
तीसरा आरोपी मुस्तकीम अंसारी खुद को एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी बताकर क्रेडिट कार्ड चालू रखने के नाम पर लोगों से जासूसी एपीके फाइल डाउनलोड करवाता था और ओटीपी व गोपनीय जानकारियां चुराकर ठगी करता था। KJSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए झारखंड प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल मुकाबले में छोटा नागपुर रॉयल्स ने जमशेदपुर स्टीलर्स को 7 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। मैच के दौरान मुफ्त एंट्री और महेंद्र सिंह धोनी के आने की अफवाह के कारण उम्मीद से ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके चलते गेट बंद होने और बैरिकेडिंग टूटने से भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। इस अव्यवस्था और भगदड़ की चपेट में आने से महिलाओं और बच्चों सहित करीब 22 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें तुरंत स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल सभी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। रांची के कांटाटोली स्थित गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स में बिना पंजीकरण के अवैध रूप से चल रहे सिटी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर उसे सील कर दिया। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के दौरान टीम ने पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत अल्ट्रासाउंड मशीन, कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य संबंधित दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि जिले के सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले केंद्रों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। धनबाद भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने विशाल कुमार समेत 18 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब न मिलने पर अदालत ने सरकार को अगली सुनवाई से पहले मामले में बिंदुवार और विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। भू माफिया और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों के इस घोटाले के सभी आरोपी 9 जनवरी से न्यायिक हिरासत में हैं, जिनकी जमानत पर अब अगली सुनवाई 30 जून को होगी। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू की तबीयत सोमवार रात अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए TMH यानी टाटा मेन हॉस्पिटल के CCU क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती कराया गया है। भाजपा नेता कुलवंत सिंह बंटी के अनुसार बीती रात विधायक का ब्लड प्रेशर अचानक लो कम हो गया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल प्रबंधन ने जानकारी दी है कि विधायक पूर्णिमा साहू की हालत अब पहले से बेहतर और स्थिर है तथा डॉक्टरों का एक दल उनके स्वास्थ्य की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल वन क्षेत्र के मैसड़ा गांव में मंगलवार देर रात 12 जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया और एक घर की दीवार तोड़ दी। दीवार गिरने से मलबे के नीचे दबकर एक वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे ग्रामीणों ने बाहर निकालकर इलाज के लिए भेजा। ग्रामीणों ने वन विभाग पर समय पर न पहुंचने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए घायल महिला के लिए मुआवजे तथा हाथियों को रोकने के स्थायी समाधान की मांग की है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL ने स्मार्ट मीटर लगाने और एनर्जी अकाउंटिंग योजनाओं में लापरवाही व कथित अनियमितता के आरोप में 2 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित होने वाले अधिकारियों में सिद्धार्थ कुमार शर्मा, उप महाप्रबंधक तकनीकी, और अवधेश कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक शामिल हैं, जिनका निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय क्रमशः हजारीबाग और रामगढ़ तय किया गया है। निगम प्रबंधन के अनुसार इन अधिकारियों की शिथिलता से विभाग को आर्थिक नुकसान और बिलिंग व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है, जिसके चलते दोनों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी चलाई जाएगी। बोकारो में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव लाल किशोर नाथ शाहदेव ने देश में लगातार बढ़ते पेपर लीक मामलों और गिरती परीक्षा प्रणाली को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट यूजी, यूपी पुलिस और UGC नेट जैसी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों से करोड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है, जबकि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और सशस्त्र बलों में लाखों पद खाली पड़े हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष जवाहर लाल महथा ने युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी दर और छात्र आत्महत्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी रिक्त पदों पर नियुक्ति और स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। गुमला के DAV पब्लिक स्कूल की 11 वर्षीय छात्रा आरोही खंडेलवाल ने इतनी कम उम्र में अपनी तीसरी पुस्तक हर कहानी एक शिक्षा लिखकर एक नया इतिहास रचा है। मात्र 8 साल की उम्र से लेखन की शुरुआत करने वाली आरोही को उनकी इस अद्भुत मेधा के लिए APJ अब्दुल कलाम अवार्ड 2026 और मैजिक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है। नैतिक शिक्षा और सामाजिक संदेशों पर आधारित पुस्तकें लिखने वाली आरोही अब अपनी चौथी किताब पर काम कर रही हैं, जिनकी सफलता पर उनके माता पिता और स्कूल प्रबंधन ने गहरा गर्व जताया है।
केरल के युवा रजत भारत की संस्कृति और विविधता को समझने के लिए 5 जनवरी 2025 से साइकिल यात्रा पर निकले हैं और करीब 1.5 वर्ष में 30,000 किलोमीटर की दूरी तय कर 23 राज्यों का सफर पूरा कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के रास्ते झारखंड के सरायकेला खरसावां पहुंचे रजत ने वहां के प्राकृतिक और मनोरम पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया तथा स्थानीय लोगों से मिलकर क्षेत्र की परंपराओं की जानकारी ली। सरायकेला खरसावां के बाद रांची पहुंचे रजत ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पुराने घर और उनसे जुड़ी यादों को देखा, जिसके बाद अब उनकी अगली मंजिल उड़ीसा है। झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भुया के जमशेदपुर स्थित आवास से उनके नौकर रामू कुमार ने सफाई के बहाने अलमारी में रखे 2.50 लाख रुपये से अधिक के सोने के जेवरात और कीमती अंगूठियां चोरी कर ली। इस मामले में पूर्व मंत्री की शिकायत पर सीतारामडेरा थाने में नौकर और उसे काम पर रखवाने वाले उसके रिश्तेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 जुलाई को 220 केवी दुमका गोविंदपुर संचरण लाइन और 3 नए पावर ग्रिड सब स्टेशनों का ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे, जिससे दुमका, धनबाद और पाकुड़ सहित कई जिलों की बिजली व्यवस्था में सुधार होगा। इस मेगा पावर प्रोजेक्ट के शुरू होने से संताल परगना और कोयलांचल के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को ट्रिपिंग, लोड शेडिंग और लो वोल्टेज की समस्या से परमानेंट राहत मिलेगी तथा औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। एक नई किताब के दावों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के टैरिफ को लेकर अपने वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक पर भड़क गए और अमेरिकी सरकार के आधिकारिक आंकड़ों को झूठा व बकवास करार दिया। ट्रंप का मानना था कि भारत अमेरिकी सामानों पर 175% या उससे अधिक शुल्क लगाता है, जिसके चलते अमेरिकी प्रशासन ने भारत को टैरिफ का महाराजा कहा और उस पर कुल 50% तक अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था। इस विवाद के कारण दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में आई खटास के बाद आखिरकार फरवरी 2026 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमति बनी, जिसके तहत अमेरिका अतिरिक्त टैरिफ हटाने पर राजी हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान शांति समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षकों को ईरान में जांच की 100% अनुमति दी जाएगी। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय ने व्यापक परमाणु निरीक्षण व्यवस्था की बात से इनकार करते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस के उन दावों को खारिज किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान स्वतंत्र जांच के लिए तैयार है। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में स्विट्जरलैंड में हुई हालिया बातचीत के बाद होर्मुज स्ट्रेट से रिकॉर्ड मात्रा में तेल का आवागमन शुरू हुआ है और वहां फंसे क्रू मेंबर्स को निकालने की तैयारी की जा रही है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने IAEA प्रमुख की टिप्पणी को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि परमाणु स्थलों का निरीक्षण केवल अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समझौता होने के बाद ही संभव होगा। उप विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साफ किया कि स्विट्जरलैंड में IAEA प्रमुख के साथ कोई बैठक नहीं हुई और प्रभावित परमाणु प्रतिष्ठानों या परमाणु सामग्री तक पहुंच देने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। उन्होंने शर्त रखी है कि इस मामले पर समीक्षा और निर्णय तभी लिया जाएगा जब सामने वाला पक्ष अमेरिका सभी प्रतिबंधों और दंडात्मक उपायों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए ठोस व व्यावहारिक कदम उठाएगा। चीन के शेंझेन स्थित राष्ट्रीय सुपरकम्प्यूटिंग केंद्र के लाइनशाइन सुपरकम्प्यूटर ने 2.1981 एक्साफ्लॉप्स की रफ्तार के साथ अमेरिका के एल कैपिटन को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर का दर्जा हासिल कर लिया है। प्रति सेकंड 2 क्विंटिलियन से अधिक गणनाएं करने में सक्षम ये सुपरकम्प्यूटर अन्य आधुनिक मशीनों के विपरीत पूरी तरह से CPU आधारित प्रणाली पर संचालित होता है। हालांकि इस अत्यधिक कंप्यूटिंग क्षमता वाले सुपरकम्प्यूटर को संचालित करने के लिए करीब 42.2 मेगावाट बिजली की भारी भरकम जरूरत होती है, जो किसी मध्यम आकार के शहर की बिजली खपत के बराबर है। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक जांच रिपोर्ट में आंतरिक दस्तावेजों के हवाले से दावा किया गया है कि पूर्व नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर DNI तुलसी गबार्ड के राजनीतिक फैसलों और रणनीतियों पर साइंस ऑफ आइडेंटिटी फाउंडेशन के संस्थापक क्रिस बटलर का गहरा प्रभाव रहा है। गबार्ड के प्रवक्ता ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है, जबकि खुद गबार्ड ने हाल ही में पद छोड़ने से पहले कोविड-19 की उत्पत्ति और डॉक्टर एंथनी फॉसी की भूमिका को लेकर कुछ विवादित दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं। गबार्ड के इस्तीफे के बाद कार्यवाहक DNI विलियम पुल्टे ने पद संभालते ही खुफिया विभाग के ढांचे में बड़े बदलाव शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत गबार्ड के करीबी अधिकारियों की छंटनी की जा रही है। नई किताब रिजीम चेंज के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में यूक्रेन युद्ध खत्म करने की रणनीति के तहत उपराष्ट्रपति JD वेंस ने युद्ध विराम की निगरानी के लिए भारत और सऊदी अरब की शांति सेना की तैनाती का सुझाव दिया था।
जेडी वेंस ने नाटो देशों की सेना भेजने पर रूस के भड़कने की चिंता जताई थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की भागीदारी के विचार को ये कहते हुए तुरंत खारिज कर दिया कि भारतीय ऐसा नहीं करेंगे। बैठक के दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अच्छे संबंधों का जिक्र किया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को खराब बातचीत करने वाला बताते हुए यूक्रेन को दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश कहा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने देश के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि अभी भारत ने नहीं की है। इजरायल और अमेरिका के हमले में मारे गए खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्में 5 से 9 जुलाई तक ईरान के तेहरान, कोम और मशहद शहरों में आयोजित की जाएंगी। दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते के बाद होर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही शुरू हो गई है और अमेरिका ने 1990 के दशक के बाद पहली बार ईरानी तेल के आयात पर लगी पाबंदियों में 60 दिनों की छूट दी है। भारत मौसम विभाग (IMD) ने 24 से 29 जून के बीच देश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर व मध्य भारत में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि मध्य प्रदेश में 70 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्यों और महाराष्ट्र गोवा के तटीय इलाकों में मानसून काफी सक्रिय रहेगा, जिसके तहत बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तटीय कर्नाटक में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली से अमृतसर जा रहा एयर इंडिया का विमान I-321 गो अराउंड प्रक्रिया लैंडिंग टालकर दोबारा ऊंचाई पर जाने के दौरान अनजाने में रास्ता भटककर कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के निर्देशों का पूरी तरह पालन न हो पाने के कारण विमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गया था, लेकिन स्थिति का पता चलते ही चालक दल ने इसे तुरंत वापस भारतीय सीमा की ओर मोड़ दिया। एयरलाइन ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी संबंधित नियामक अधिकारियों को दे दी है और मामले के वास्तविक तथ्यों का पता लगाने के लिए आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।